यस 11th क्लास बेटा, वेलकम अगेन जी। तो यार काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद हमने फोर्स, जिसमें लॉस ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन वाले टॉपिक थे, उसको कवर अप किया। अच्छा कवर अप किया बेटा, न्यूमेरिकल्स वगैरह भी किए, वर्कआउट किया, इट्स ओके, ठीक हो गया अपना। दोबारा आएंगे, एक बार सिलेबस खत्म हो जाए, रिवीजन के वक्त फिर उसके दोबारा असाइनमेंट शीट्स लगेंगी, नए न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिलहाल चलो इतना बहुत है, अब हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं यार। फोर्थ यूनिट, कौन सी यूनिट है ये? यूनिट नंबर 4। पहली कौन सी होती है आपकी? फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। दूसरे नंबर पर काइनेमेटिक्स, जिसमें मोशन वगैरह पढ़ते हो आप। तीसरे नंबर पर फोर्स, जिसमें लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन वगैरह। और चौथे नंबर पर अपनी फोर्थ यूनिट है वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो यार थोड़ी सी रिलेशन इसकी वही 9th क्लास के सिलेबस के साथ मैच करती है। तो ये जो जो चीजें हम 11th में पढ़ रहे हैं ना, 9th में कहीं ना कहीं हम एक बार पढ़ चुके हैं। तो अगला अपना कंसेप्ट वर्क, पावर एंड एनर्जी। 3 बातें हैं भाई, वर्क, पावर एंड एनर्जी। सबसे इजी चैप्टर माना जाता है, छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। न्यूमेरिकल इसके खैर आएंगे ही आएंगे, हम करेंगे ही करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट यार, वर्क, पावर एंड एनर्जी। कहां से स्टार्ट होगा ये? वर्क से। वैसे तीनों इंटर रिलेटेड ही हैं, तीनों टर्म्स बेटा इंटर रिलेटेड ही हैं। पावर की तो डेफिनेशन में वर्क है कि वर्क डन पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज पावर। और एनर्जी, वर्क तो वैसी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर वर्क होगा तो मतलब एनर्जी या कंज्यूम हुई है या प्रोड्यूस हुई है। एनर्जी अगर कंज्यूम या प्रोड्यूस हुई है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एजेंट ने वर्क किया ही होगा। तो इंटर रिलेटेड ही चीजें होती हैं, करनी पड़ती हैं। तो वर्क, पावर एंड एनर्जी में सबसे पहला टॉपिक यार अपना बनता है वर्क। सबसे पहली बात जो अपनी बनती है वर्क। कोई नई बात आप लोगों के लिए नहीं है, छोटी क्लास में आप वर्क पढ़ के आते ही हो, ओके। और वर्क में डेफिनेशन फिर वही बात जैसे फोर्स है। अगर फोर्स 9th क्लास में पुश और पुल है तो 11th क्लास में भी वो पुश और पुल ही है। वर्क डन में आप कहते थे कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे भी कोई ऐसा कुछ नया तो हम कहेंगे नहीं, बेसिक बात तो वही रहेगी ना, बेसिक फंडा तो वही है कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा उसको हम क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का फार्मूला बेसिक वाला आपने पढ़ा होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, वही है यार, कोई ऐसा थोड़ी चेंज हो जाएगा कि वर्क का फार्मूला कुछ और हो जाएगा। वर्क जब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही रहेगी। मगर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बेटा है, मगर ये फार्मूला तब लगेगा कि इफ डिस्प्लेसमेंट is in the direction of force, in the direction of force बेटा। अगर डिस्प्लेसमेंट जिस तरफ फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में हुई है तो ये फार्मूला चल जाएगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब 9वीं कक्षा तक ये फार्मूला चलता है अपना। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये लगा फोर्स। अगर यार फोर्स भी उसी डायरेक्शन में हुआ है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हुई है तो ठीक है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट चलेगा, बिल्कुल चलेगा। मगर जरूरी नहीं है फोर्स सेम ही डायरेक्शन में लगे। अब फोर्स तो आप एंगल पे भी लगा सकते हो। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, बंदे ने फोर्स इधर लगा दिया। जब बंदे ने इधर फोर्स लगा दिया तो जा ये ब्लॉक आ गई रहा है,
अब रस्सी डाल के खींच लो तो आगे जाएगा। अब पॉइंट ये है कि अगर फोर्स इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा है, मान लो थीटा एंगल पे लगा है, तो जाइए अभी भी आगे की ओर ही रहा है, तो इसको आगे की ओर कौन लेकर जा रहा है? आगे की ओर इसको लेकर जा रहा है एफ का कॉस कंपोनेंट, चेक कर सकते हो। आगे की ओर इसको कौन लेकर जा रहा है? एफ का कॉस कंपोनेंट, एफ कॉस थीटा। अब बेटा इस हिसाब से यहां पे जब मैं वर्क डन कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा तो मैं वही लिखूंगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही चलेगा, लेकिन यार इसको डिस्प्लेस करने के लिए, आगे ले जाने के लिए, अब एफ फोर्स नहीं यूज हुआ, उसका कॉस कंपोनेंट यूज हुआ है। तो एफ की जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा? यहां पे तो सारा फोर्स ही इसको लेकर जा रहा है आगे, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगेगा। यहां में देखना पड़ेगा इसको कौन सा फोर्स आगे लेकर गया है। अब आगे ले जाने में तो सिर्फ एफ कॉस थीटा हेल्प कर रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट इसकी रही चलो ऐसे ही। अब इस हिसाब से मैं इसको लिख सकता हूं एफ एस कॉस थीटा। अब थोड़ा सा इस चैप्टर में पुरानी बातों का भी यूज होगा। पुरानी बातों में हमने एक वेक्टर्स वाला बेटा टॉपिक किया है, और वेक्टर्स में एक टॉपिक करते थे हम डॉट प्रोडक्ट। अब भैया डॉट प्रोडक्ट याद करो, नहीं याद है तो रिवाइज करो, कॉपियों में देखो, वहां पे भी नहीं बात बनती तो लेक्चर देखो डॉट प्रोडक्ट वाला। ठीक है जी, डॉट प्रोडक्ट वाला क्या देखो आप, लेक्चर देखो, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट यहां पे चाहिए बच्चे। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता था यार? अगर कहीं लिखा होता था ए डॉट बी तो इसका मतलब ए होता था ए बी कॉस थीटा। अब यहां पे है ए बी कॉस थीटा, एफ भी वेक्टर है, एस भी वेक्टर है, तो यहां से जल्दी से देख लो, वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? एफ डॉट एस लिखा जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है ये फार्मूला सही है, लेकिन ये तब लगेगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम ही डायरेक्शन में हो रही हैं तो थीटा जीरो हो जाएगा। थीटा जीरो हो जाएगा तो इस फार्मूले के हिसाब से कॉस जीरो हो जाएगा। कॉस जीरो में फिर कॉस जीरो 1 होता है, तो आ जाएगा एफ इंटू एस। तो एफ इंटू एस है, लेकिन ये एक्चुअल फार्मूले का स्पेशल केस है। एक्चुअल फार्मूला क्या है आपका? एफ एस कॉस ऑफ थीटा। एक्चुअल फार्मूला बेटा क्या है आपका? एफ एस कॉस थीटा। याद करो और आगे बढ़ो। तो आगे आप बढ़ते हुए बोल रहे हैं कि वर्क डन का आपसे फार्मूला क्या है, याद रखना है, इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एस। ध्यान से सुनना, डॉट प्रोडक्ट में हम एक और बात कहते होते थे कि ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो गया। डॉट प्रोडक्ट होके जो रिजल्ट आया, रिजल्ट सी, इट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर। दैट्स व्हाई डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो टर्म्ड एज अ स्केलर प्रोडक्ट। ये एक स्केलर क्वांटिटी है भाई, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो पॉइंट ये है, एफ बी वेक्टर एस बी वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके जो रिजल्ट आना है वो एक स्केलर क्वांटिटी होना चाहिए। और वर्क वैसी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। बेटा वर्क की कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होती, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो W इक्वल टू एफ डॉट एस आपका नया फार्मूला हो गया, जिसको आपको क्या करना है हमेशा के लिए याद रखना है। W इज इक्वल टू एफ डॉट एस या एफ एस कॉस ऑफ थीटा। ओके, तो वर्क हो गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी। यूनिट इसकी, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सेकेंड। तो इस हिसाब से बेटा इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर सेकेंड, लेकिन न्यूटन पर सेकेंड इसको कोई बोलता नहीं है। क्या बोलते हैं? जॉल बोलते हैं। तो वर्क की यूनिट क्या लेकर चलनी है? फिर हमने जॉल ही लेकर चलनी है। तो यूनिट ऑफ वर्क इज जॉल। ये इसकी कौन सी यूनिट होगी भाई? एसआई यूनिट हो गई। इसकी ऐसी एक सीजीएस यूनिट भी होती है, सीजीएस में इसकी यूनिट होती है अर्ग। कौन सी जी? अर्ग।
1 जॉल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। कहीं ना कहीं बेटा ये बातें पहले अपनी आई हुई हैं कि 1 जॉल में कितने अर्ग होते हैं, 10⁻⁷ अर्ग्स। तो 1 जॉल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, ये भी हो गया। डायमेंशन इसकी निकाल सकते हो, याद ही होगी डायमेंशन इसकी होती थी यार mL2T-2। एनर्जी और वर्क की डायमेंशन क्या होती थी, सेम होती थी, और ये होती है mL2T-2। तो यूनिट हुई, डेफिनेशन हुई, डायमेंशन भी हुई, वर्क के बारे में कुछ बातें हुई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, कंसेप्ट है। अभी तक बेटा जो भी वर्क का कंसेप्ट डिस्कस किया जा रहा है ना, तो उसमें मान के चल रहे हैं कि फोर्स इज कांस्टेंट। हमारा फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। थोड़ी देर बाद हमें वर्क डन वेरिएबल फोर्स की स्थिति वाला भी कैलकुलेट करना है, लेकिन अभी बात को सिंपल रखा हुआ है। तो अभी फिलहाल पॉइंट ये है कि जो भी फोर्स लग रहा है ना भाई, ये कैसा है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कि यार एक ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट है, चलो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस पे आप फोर्स लगा के इसको घसीटते हुए लेकर जा रहे हो और ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, सब हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसकी हो रही है मेरे भाई। अब डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो हम मान के चल रहे हैं जितनी भी डिस्प्लेसमेंट हुई है, मान लो इस जगह से इस जगह तक इसने 100 मीटर तय कर लिया, यार हम मान के चल रहे हैं कि इस पूरे 100 मीटर के दौरान फोर्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया है। हम मान के चलेंगे कि इस पूरी डिस्प्लेसमेंट के दौरान फोर्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। फोर्स अपने आप में क्या है, कभी कभी क्या होता है, फिर फोर्स वेरिएबल भी हो सकता है ना, कोई गारंटी थोड़ी है कि तुमने 0 से स्टार्ट किया और 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गए किसी ऑब्जेक्ट को, तो ऐसी कोई गारंटी थोड़ी है कि 0 से 100 के बीच में तुमने फोर्स कांस्टेंट का कांस्टेंट ही लगाया होगा। फोर्स की वैल्यू में चेंज भी हो सकता है, जब चेंज हो रहा होगा उसको भी देखेंगे। फिलहाल हमने जो भी डिस्कशन की है यार, वर्क डन ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स की बात की है। तो अभी कुछ नहीं, अभी पहले लेक्चर में कुछ भी नहीं, छोटी मोटी बड़ी ही बेसिक बातों पर हम रहेंगे। तो वर्क स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट है, डिस्प्लेसमेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, F.S है। अब इस फार्मूले के बेटा कई तरीके की मॉडिफिकेशंस के साथ लिख देते हैं। अगर तो डिस्प्लेसमेंट दे रखी हो 10 मीटर, 5 मीटर, 15 मीटर, तो ऐसे पुट हो जाएगी। फोर्स दे रखा होगा 5-7 न्यूटन, जो भी है वो भी पुट हो जाएगा। लेकिन दोनों के बीच में एंगल की जरूरत पड़ेगी, एंगल पता होना चाहिए, एंगल पता होगा तभी बात बनेगी। ओके जी। अब इसको यार कभी कभी दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कभी कभी हमें फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया हो सकता है, 2y + 3j + 4k दे सकता है। अब क्या करेगा, दे सकता है। तो कभी कभी हमें बेटा वेक्टर फॉर्म में फोर्स दिया होगा F। अब जब फोर्स वेक्टर फॉर्म में देगा तो डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर फॉर्म में दे देगा, 3i + 2j + k दे दी मान लो। अब ऐसी स्थिति में सब सही है, बस इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दूंगा कि वर्क डन इज इक्वल टू F.R। वही है तो वही, F.S की जगह अब R से डिनोट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, तो हमने भी क्या लगा दिया, R लगा दिया, ये बन गया F.R बन गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कभी कभी वो कहता है कि फोर्स ऐसे ऐसे ही है और इस फोर्स ने ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर दी, फ्रॉम R1 टू R2 कर दी। R1 वैसे दे रखा होगा IJK के फॉर्म में और R2 भी दे रखा होगा। यार ये भी कुछ नहीं है, आपको पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेनी है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन R2 माइनस R1 कर कर पहले क्या कैलकुलेट कर लेंगे, हम R कैलकुलेट कर लेंगे। R2 माइनस R1 कर कर हम पहले R कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद उसकी वैल्यू वगैरह पुट करेंगे। कुछ नहीं है, अभी क्वेश्चन कराएंगे, हो जाएंगे। तो F.S F.R इसको याद रखो, इट इज वर्क डन। वर्क डन का बेसिक फार्मूला F.S,
या एफ डॉट आर जी। ओके, अब अगली बात है यार वर्क का नेचर। वर्क का नेचर, नेचर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नेचर। कभी यार वर्क पॉजिटिव भी हो जाता है, कभी कभी वर्क नेगेटिव भी हो जाता है। तो थोड़ी सी डिस्कशन किसकी करते हैं, नेचर ऑफ वर्क डन। हम फार्मूला चेक कर रहे हैं, W इज इक्वल टू होता है एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब बेटा जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो 0 से 90 के बीच में हो सकता है। 0 से 90 के बीच में तो हो ही सकता है। सीधा जा रहा था 0 था, एंगल पे जा रहा था तो थीटा था। थीटा 90 से इस वक्त कम दिखाई दे रहा है, लेकिन यार कभी कभी ये जो थीटा है ना, यानी एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये 90 से ज्यादा भी हो सकता है। अब अगर ये थीटा 90 से ज्यादा हो ही सकता है, 180 तो हो ही सकता है कि आप बिल्कुल ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हो, जिस तरफ बॉडी जा रही है ना, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमेशा बॉडी के क्या लगता है यार, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट लगता है। तो थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा भी हो सकती है। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि कॉस लगा हुआ है, कॉस में अगर थीटा 90 से ऊपर निकल गया यानी सेकंड क्वाड्रेंट में घुस गया, तो आप चेक कर सकते हो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव चलती है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव चलती है। तो मैं ये कह रहा हूं जी, जो वर्क है तुम्हारा वर्क, इसका फार्मूला था एफ एस कॉस थीटा। जब तक थीटा लेस देन 90 है, ग्रेटर देन 0 है, तब तक वर्क डन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा जी। अगर थीटा पूरा ही 0 है, कॉस 0, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और गिवन सिचुएशन में यार मैक्सिमम होगा, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 मैक्सिमम होती है। गिवन सिचुएशन में ही इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर कहीं थीटा ग्रेटर देन 90 चले गया, 90 से ऊपर, तो सेकंड क्वाड्रेंट है, वहां पर बेटा वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं वर्क डन में भी पॉजिटिव, वर्क डन में भी नेगेटिव, एंड इवन वर्क डन में भी इक्वल टू 0। कभी कभी स्थिति ऐसी भी पैदा हो जाएगी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, पूरा 90 डिग्री लग रहा है। अगर एंगल पूरा 90 डिग्री होगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा। सब कुछ होने के बावजूद वर्क डन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आई मीन टू से वर्क में भी जो वर्क होता है जी, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी 0। अब फोर्स ही नहीं लगाया, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुई, वो तो 0 है ही है। मैं कह रहा हूं फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, सब कुछ है, तो भी वर्क डन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो वर्क में भी पॉजिटिव, वर्क में भी नेगेटिव, वर्क में भी 0। पॉजिटिव के एग्जांपल बहुत हैं, जितनी भी बातें कर रहे हैं वो पॉजिटिव वर्क डन की हुई थी। एक ऑब्जेक्ट है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, या जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है जी। एक स्थिति ये है कि अगर जो अभी हमने बनाई थी कुछ एंगल पर है, जा आगे की ओर है, फोर्स इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, थीटा तो है लेकिन थीटा लेस देन क्या है, 90 डिग्री, तो भी वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव वर्क डन की भी एग्जांपल है बेटा, बहुत है। सबसे बड़ा एग्जांपल वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये ऑब्जेक्ट है, किसी ने अप्लाइड फोर्स ये लगाया, ये आगे की ओर जा रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, तो बेटा अप्लाइड फोर्स द्वारा किया गया वर्क तो पॉजिटिव है।
लेकिन यहीं पर अगर ये रफ सरफेस हुआ तो इसके सरफेस पे पीछे की ओर क्या लग रही होगी भाई, फ्रिक्शन लग रही होगी। तो इसके सरफेस पे पीछे की ओर क्या लग रही है, फ्रिक्शन लग रही है। तो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन द्वारा किया गया वर्क डन हमेशा और हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि थीटा 180 डिग्री है दोनों के बीच में। तो एग्जाम्पल बेटा नेगेटिव के नीचे मैंने क्या लगाया, नेगेटिव में एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, एक और एग्जांपल ले सकते हो यार, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अब आपने किसी चीज को ऊपर फेंका, ये जा ऊपर रही है लेकिन ग्रेविटी इस पे नीचे की ओर लग रही है ना। ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है और ग्रेविटी नीचे की ओर लग रही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो यहां पे वर्क डन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो वर्क डन में भी नेगेटिव, वर्क डन में भी पॉजिटिव। और सबसे बड़ी बात, वर्क डन में ऑल्सो बी इक्वल टू 0। मैं ये नहीं कह रहा कि फोर्स ही नहीं लग रहा, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो रही। अब भैया फोर्स नहीं लगाओगे तो वर्क डन 0 आएगा, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगी तो भी वर्क डन क्या आएगा, 0 ही आएगा। वो तो आएगा ही आएगा। मैं कह रहा हूं वर्क डन 0 आ रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होने के बावजूद। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है जब थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये कब था, थीटा लेस देन 90 था। ये कब की कहानी थी, थीटा ग्रेटर देन 90 था। और ये कब की कहानी है, अगर थीटा लेस देन एग्जैक्टली इक्वल टू क्या हो जाए 90, थीटा पूरा 90 हो गया तो वर्क डन बिल्कुल क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। इसके एग्जाम्पल में एक जो बेस्ट एग्जाम्पल देना है आपने, दैट विल बी वर्क डन बाय अ सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा एग्जाम्पल जी, वर्क डन बाय अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। कारण सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की ओर लगता है और ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट जो होने की कोशिश हो रही है वो किस तरफ हो रही है, टेंजेंशियल टू द सरफेस। बेटा जो डिस्प्लेसमेंट होगी ना वो टेंजेंशियल आती है हमेशा। दोनों के बीच में एंगल हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। तो याद रखना जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री आ जाए तो वर्क डन क्या आएगा, 0 आएगा। अब एक और पॉइंट बताता हूं यहां पे ना डिस्प्लेसमेंट आपको फील नहीं होती, वेलोसिटी फील होती है। फोर्स इधर है, वेलोसिटी इधर है। वैसे तो डिस्प्लेसमेंट का ही कंसेप्ट है, लेकिन इस एक्सप्रेशन को वर्क डन की को हम इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ही कन्वर्ट कर देते हैं। ध्यान से सुनना, यहां पे वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट एस होता है। चलो यहां से वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट एस के नीचे मैंने टी से मल्टीप्लाई कर दिया, टी से डिवाइड कर दिया। नीचे टी से, नीचे भी टी लगा दिया, ऊपर भी टी लगा दिया, टी से मल्टीप्लाई, टी से डिवाइड कर दिया मेरे भाई। तो ये चीज क्या बनी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बन गया बेटा, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी बन गया। तो यहां से आप चेक कर सकते हो W इक्वल टू एफ डॉट वी बन गया, साथ में टी बन गया। वो टी तो अब लगेगा। मतलब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट वी इंटू टी। टी स्केलर क्वांटिटी है, उसको अलग रहने दो। तो यहां से मैंने फार्मूला बनाया यार, W इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा इंटू टी। अब यहां से ध्यान से सुनना,
जब भी फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा, समझ लेना कि वर्क डन क्या आएगा, 0 आएगा। अब डिस्प्लेसमेंट ना, यहां पर बच्चे को समझाते, बच्चा कहता है यार सर डिस्प्लेसमेंट दिख तो रही नहीं सेंट्रीपिटल फोर्स के केस में, तो उसको वेलोसिटी के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया मैंने। समझ लो, जब भी फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना भाई, जो पार्टिकल को घुमाता है, ये वर्क डन नहीं कर सकता, ये सिर्फ उसको घुमा सकता है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। डायरेक्शन चेंज करने के दौरान वर्क डन कितना आ रहा है, ये 0 बनकर आ रहा है। तो वर्क डन की बेसिक सी डेफिनेशन यार, वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, वर्क डन 0 भी हो सकता है। तो बेटा वर्क डन की कुछ बेसिक बातें अपनी चल ही रही हैं। अच्छा, इस पे बेस छोटे मोटे न्यूमेरिकल इजी लेवल के आते रहेंगे, वो करते रहना। हमने एक बीच में टॉपिक करना है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, उसके भी कुछ इजी न्यूमेरिकल यहां पे करवा के फिर उसके बाद प्रॉपर न्यूमेरिकल्स पर हम आते हैं। तो अभी तक की अपनी बात, वर्क डन का फार्मूला एफ एस कॉस थीटा, यानी वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट एस। आज के लेक्चर में 2 बातें और बतानी है। अच्छा, इस पे बेस यार छोटे मोटे क्वेश्चन आते रहेंगे, जैसे कभी आपको बोल दिया गया कि एफ इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k मान लो, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, i प्लस जे माइनस 2k। ओके, ऐसे करके दे दिया इक्वेशन, कह रहा फाइंड द वर्क डन। अब इसमें कुछ भी नहीं है यार, अब आपको पता ही है कि डॉट प्रोडक्ट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, डॉट प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। जिन बच्चों ने वेक्टर वाला चैप्टर किया हुआ है अच्छी बात है, उन्होंने डॉट प्रोडक्ट किया होगा। जिन्होंने नहीं किया, अपना वेक्टर वाला फोल्डर खोलो भाई वीडियो लेक्चर्स का, और वेक्टर वाला देख लो, आपको सब फैसिलिटी आपके पास है ही है। वेक्टर्स में शायद लास्ट का 5वां के 6वां लेक्चर जो है ना, वो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस्ड है। फिलहाल हमें इस चैप्टर में डॉट प्रोडक्ट की जरूरत है। तो डॉट प्रोडक्ट में तो सिंपल होता है कि जब एफ डॉट आर कर रहे हो आप, क्योंकि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा ना, अगर एस दिया हो तो एस भैया, आर दिया हो तो एफ डॉट आर। तो आई से आई वाले मल्टीप्लाई करनी होती है, जे से जे वाले, और के से के वाले। तो इसमें कुछ भी नहीं है यार, सिंपल है। इसका जब डॉट प्रोडक्ट करूंगा एफ डॉट आर, क्योंकि मुझे पता है वर्क डन एफ डॉट आर है, तो क्या बनेगा, आई से आई मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 2 हो जाएगा, ये जे से जे मल्टीप्लाई 1 होता है, तो ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। ले भैया, पहला ही क्वेश्चन है, नेगेटिव वर्क डन आ गया। ये 4 2 जा 8, ये -8 था, 3 1 जा 3 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया। आपको पता ही है i इंटू आई 1 हो जाता है, खत्म हो जाता होता है, j खत्म हो जाता है, k खत्म हो जाता है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी आनी है, सब कुछ किया हुआ है। ये 3 2 5 में से 8 गए -3 जूल। तो आपका वर्क डन कैसा आ जाता है, -3 जूल आ जाता है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ हो जाएंगे। कई बार कह देते हैं एक ऑब्जेक्ट पे 2 फोर्स लग रहे हैं, 2 फोर्स मान लो, वो कहता है F1 इक्वल टू 2y प्लस 3j प्लस 4k लगा, और दूसरा फोर्स उस पर लगा 4i प्लस j माइनस k लग गया। और इन दोनों फोर्सेस ने मिलकर, इकट्ठी एक क्वेश्चन बना के करवा देता हूं, इन दोनों फोर्सेस ने मिलकर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट R1 से R2 करवा दी, और जिसमें उसने R1 भी दे रखा है, मान ले i प्लस 2j प्लस 2k, और R2 नई वाली पोजीशन भी दे रखी है 2i प्लस 3j प्लस k, ऐसे करके दे रखी है। कहता फाइंड द वर्क डन। अब कुछ नहीं है, लगेगा तो यही, वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट आर। 2 फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पे लगी हैं, तो पहले नेट फोर्स निकाल लो। नेट फोर्स के लिए F1 प्लस F2 करना पड़ेगा, ऐड करना भी तुम्हें पता ही होगा। क्या करते हैं, I से I वाला ऐड हो जाएगा, J से J वाला, K से K वाला। तो अगर बेटा ये सिचुएशन जो मैंने इस क्वेश्चन में दी कि एक ऑब्जेक्ट है, इसमें 2 फोर्स लग रहे हैं, एक F1 लग रहा है, F2 लग रहा है,
और उन दोनों फोर्सेस ने मिलके ऑब्जेक्ट की पोजीशन को R1 से R2 कर दिया, R1 भी दे रखा है, R2 दे रखा है, पहले दोनों को ऐड कर दो, F1 प्लस F2 करके नेट फोर्स आ जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, प्लस 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, प्लस 3K हो जाएगा। तो ये हो गया यार नेट फोर्स। अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन R2 है, इनिशियल पोजीशन R1 है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए? R2 माइनस R1 होनी चाहिए, R2 माइनस R1। अब ये 2i में से i गया, क्या बचेगा? i बच गया, 3j से j गया, क्या बच गया? j बच गया, 1k में से 2k गया, क्या बच गया? माइनस k बच गया। चेक कर लेना गलती ना हो गई हो। 2i माइनस i, 3j माइनस 2j, j प्लस k माइनस 2k माइनस k। अब बेटा जी ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और अगर तुमने इसका नेट वर्क डन निकालना होगा तो कुछ ना करो, कुछ भी ना करो, F और R का बस डॉट प्रोडक्ट कर दो। इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 6i और i डॉट i1 होता है, ये हो जाएगा 6। यही कर देते हैं, मामला बड़ा आसान है। 4j इंटू j क्या आ जाएगा? 4 ही आ जाएगा, और 3k इंटू माइनस k यानी 3 इंटू माइनस 1 है, ये -3 आ जाएगा, 6 4 10 7 जूल के आ जाएगा, इसका वर्क आ जाएगा। असाइनमेंट आपके पास लगी हुई है, स्टार्टिंग आप कर ही दोगे। आज का लेक्चर इजी वाला है, बहुत इजी वाला है, बड़ी बेसिक बात चल रही है। अब थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं, और अब 9वीं वाली नहीं, थोड़ी सी 11वीं वाली बात करते हैं। अगली हेडिंग डालना, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अगली बात है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। हमने बोला था जब आप किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हो तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि थ्रू आउट आपका फोर्स क्या रहे, कांस्टेंट ही रहे। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि थ्रू आउट आपका फोर्स कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहे। फोर्स में वेरिएशन भी आ सकती है। अब जब वेरिएशन आ सकती है तो अगली कहानी बनती है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अगर आपका फोर्स वेरी कर रहा है तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे? ऐसे कैलकुलेट करेंगे, हेडिंग डाल लो, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ध्यान देना, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स यानी ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे आप फोर्स लगा रहे हो, और ये फोर्स बेटा वेरी कर रहा है। मतलब अब वेरी करने की कंडीशन वो देगा, कैसे वेरी कर रहा है वो तो क्वेश्चन में देगा। मैं कंसेप्ट बता रहा हूं। कंसेप्ट ये है कि जरूरी थोड़ी आप यहां से लेके यहां तक आप 200 मीटर चीज को खींच के लेके जाते हो। अब 200 मीटर के दौरान रियल लाइफ में अब फोर्स कांस्टेंट का कांस्टेंट ही थोड़ी रहेगा, इट में वेरी। क्वेश्चन करने के हिसाब से, क्वेश्चंस करने के हिसाब से तो वो कुछ ना कुछ इक्वेशन देगा ना हमें कि भी ऐसे कर रहा है वेरी या वैसे कर रहा है, तो कुछ ना कुछ प्रोवाइड करेगा। मान लो ये ऑब्जेक्ट, पहले हम फार्मूला तो बना दें, यहां पर था, ये आगे बढ़ता है। अब बेटा ओवरऑल इसने डिस्टेंस काफी कवर करना है, फोर्स वेरिएबल है, लेकिन अब हमें इस सिचुएशन में ये कहना पड़ेगा कि जब ये आगे बढ़ा बेटा तो इसने एक, मान लो ये छोटा सा डिस्टेंस कवर किया dx, स्मॉल डिस्टेंस dx। अब हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि इस छोटे से डिस्टेंस के दौरान तो आपका फोर्स क्या रहा होगा? कांस्टेंट रहा होगा। आपका फोर्स वेरी कर रहा है, कोई शक नहीं, लेकिन यार उस वेरिएशन के दौरान मान लो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे। अब उस 10 न्यूटन का फोर्स को 10 से 11 होने में कुछ तो टाइम लगेगा। हम उसी टाइम की बात कर रहे हैं कि जब अभी 10 का 10 ही है, अभी 11 नहीं हुआ। अब उस
टाइम के दौरान कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हुई होगी। मान लो 10 से 10.1 होने में फोर्स को 1 सेकंड लगता है। अब उस 1 सेकंड के दौरान हम मान के चलेंगे कि यार चलो उस 1 सेकंड के दौरान तो फोर्स क्या रहा था, 10 का 10 ही रहा था। अब उस 1 सेकंड के दौरान कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हुई होगी। तो हमें अगर ओवरऑल वर्क डन निकालना है तो हमें कुछ देर के लिए मानना पड़ेगा कि भाई यार फोर्स वेरी हो रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, फोर्स वेरी हो रहा है, लेकिन यार थोड़ी देर के लिए, एक पल के लिए तो कांस्टेंट रहा होगा। अब एक पल के लिए मान लो फोर्स F था और उस एक पल में मान लो कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई थी, dx हुई थी, और यार उस एक पल में कुछ तो वर्क डन हुआ होगा। अब उस एक पल में जो छोटा सा वर्क डन हुआ है, छोटा सा, जब समय बहुत छोटा सा है, समय का एक पल, इंस्टेंट ऑफ टाइम, उस दौरान इस फोर्स ने थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट कराई तो थोड़ा सा वर्क किया होगा। और थोड़ा सा वर्क डन का फार्मूला तो वही रहेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स उस वक्त F लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट उस समय थोड़ी सी हुई है dx, तो वर्क डन कितना आ गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी F इंटू dx। So this is बेटा small amount of work done during this small displacement, या कह लो ड्यूरिंग दिस स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। अब अगर मैं ओवरऑल कि ये तो छोटा सा डिस्टेंस था, ओवरऑल कि जब इनिशियल पोजीशन x1 थी और फाइनली x2 पे पहुंच गया, तो उस दौरान जो वर्क डन किया है वो कैसे निकालते होते हैं, इंटीग्रेट कर कर। यार रूल है, अब सीख ही जाओगे, आप रट ही जाओगे कि जब भी हमें ओवरऑल कोई चीज कैलकुलेट करनी होती है ना, पहले हम उसकी छोटी सी पोर्शन कैलकुलेट कर लेते हैं, छोटा सा पोर्शन पहले उसका कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसकी क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, छोटे से अमाउंट कैलकुलेट करके फिर उसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं, रूल है। तो टोटल वर्क डन कैसे ऑब्टेन होगा, बाय इंटीग्रेटिंग dw। अब जब इंटीग्रेट करते हैं तो कुछ ना कुछ लिमिट भी लगानी पड़ती है। अगर स्पीड चेंज हो रही हो तो स्पीड की लिमिट लगती है। अगर यहां पर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही हो, x1 से x2 जा रहा है ना, तो लिमिट किसकी लगेगी भाई, डिस्प्लेसमेंट की लगेगी। मान लो क्या लगा दी मैंने, लिमिट x1 से लेकर x2 लगा दी, तो लिमिट किसकी लगेगी, डिस्प्लेसमेंट की लगेगी, x1 से लेकर x2 तक। डन है जी। तो x1 से x2 तक इसकी क्या हो गई, लिमिट हो गई, बाकी कुछ नहीं है। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा w इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से लेकर x2 f dx। ओके, अब इसको यहां तक रख लो, बाकी मौके के हिसाब से जब f की वैल्यू दी होती है ना, सॉल्व किया जाएगा। अभी 2-4 न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं। फिलहाल ये याद कर लो, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स is given as W is equal to F dx, integration from x1 to x2। एग्जाम्पल देखो, मान लो मैंने आपको एक क्या दिया, एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल में मैंने बोला कि फोर्स 2x² प्लस 3x प्लस 5, ऐसे करके किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है जी, ठीक है। अब दिख गया साफ साफ कि ये जो फोर्स है ये वेरिएबल फोर्स है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन x। बेटा x की वैल्यू चेंज होती जा रही है और फोर्स की वैल्यू भी चेंज होती जा रही है। उधर x की वैल्यू चेंज होती जा रही है, उधर फोर्स की वैल्यू भी चेंज होती जा रही है। तो F इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये वेरिएबल फोर्स हो गया। अब कह रहा है फाइंड द वर्क डन। अच्छा, वर्क डन में कुछ ना कुछ तो बताएगा ना, यहां से लेके वहां तक या वहां से लेके यहां तक। उसने बता दिया फाइंड द वर्क डन फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5 मीटर। 0 से 5 मीटर के दौरान कह रहा है वर्क कितना हुआ होगा, कैलकुलेट करके दिखाओ। अब यहां पर देखो, आज के लेक्चर में
दो जगह पुरानी बातों की बात आई है, एक अब जो आने वाली है, एक पहले। एक तो यार इस चैप्टर में आपको डॉट प्रोडक्ट चाहिए, नहीं है तो रिवाइज करो। और दूसरा, इस चैप्टर में आपको सेकंड नंबर पे, इस चैप्टर में आपको इंटीग्रेशन करनी आनी चाहिए। एक डॉट प्रोडक्ट चाहिए और दूसरा इंटीग्रेशन भी चाहिए। अब इंटीग्रेशन करनी आती होगी तो ये क्वेश्चन होगा, इंटीग्रेशन करनी नहीं आती होगी तो क्वेश्चन में दिक्कत आ जाएगी। तो इंटीग्रेशन बेटा सीखो, रिवाइज करो। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का लेक्चर जो है वो आपके पास अवेलेबल है, उसको देख लो। तो अगर बेटा जी मैं वर्क डन फाइंड करता हूं तो वर्क डन का बेसिक फार्मूला है x1 से लेकर x2 तक f dx। f वेरिएबल है, वो दे रखा है 2x² + 3x + 5 इंटू dx। अब इसकी इंटीग्रेशन होनी है विद रिस्पेक्ट टू x, हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें x है ही है और विद रिस्पेक्ट टू x ही करनी है। तो वी विल इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, इसको जब मैंने इंटीग्रेट किया, इसका 2 तो कांस्टेंट है, और x², इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है? इंक्रीज द पावर बाय 1 एंड डिवाइड बाय न्यू पावर। पावर को 1 से क्या करो? इंक्रीज करो, और न्यू पावर से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो 2 याद करो, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी x³ प्लस 3 तो आएगा ही आएगा, x की इंटीग्रेशन यार एक पावर बढ़ाओ, नई पावर से डिवाइड कर दो, x²/2 प्लस 5। ओके, dx की इंटीग्रेशन x होती है। अब ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, अब तुम बच्चे नहीं रहे, अब तुम बड़े हो गए। 11वीं में आए जब तो तुम बड़े हो गए भाई। अब बार बार वही छोटी बातें नहीं बताऊंगा, चौथे चैप्टर पे चल रहे हो, चौथे चैप्टर पे इतनी इंटीग्रेशन आनी चाहिए, तो ये तो करनी पड़ेगी। नहीं तो मैंने बोला है लेक्चर देखो। अब इसको हमने सॉल्व किया, 2 तो था ही, x² की इंटीग्रेशन x³/3 प्लस 3 तो था ही, x की इंटीग्रेशन x²/2 प्लस 5 तो था ही, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो गई? x हो गई। ठीक है जी। अब यहां पर अगर मैं लिमिट भी लगाऊं, क्योंकि लिमिट दे रखी है उसने, कहां से कहां दे रखी थी? 0 से लेके 5। यहां पे खैर 0 लिख देना चाहिए था मुझे, ये 0 लिख देना चाहिए था पिछले स्टेप में, क्योंकि दे तो रखी थी 0 से लेकर 5। ओके, 0 से लेकर 5, ध्यान से सुनना, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा वेरिएबल फोर्स का, बाकी आपको खुद करने पड़ेंगे, डाउट्स बताना मेरे को। लेकिन इस एक को ही समझ लो, कैसे इंटीग्रेशन की और कैसे इसकी लिमिट लगानी है। लिमिट लगानी है 0 से लेके 5 तक है। 2/3 को ऐसी रखो, x³ की लिमिट लगेगी, अपर वैल्यू कितनी है? 5, लोअर वैल्यू कितनी है? 0। तो ये आ जाएगा आपका 5³ - 0, इट विल बी 5³ - 0। ओके, प्लस 3/2 है ही। यहां पे फिर x² है, यहां पे लिमिट पुट होंगी, x² में लोअर लिमिट लगाओ, सॉरी पहले अपर लिमिट है 5, बेटा स्क्वायर है ना। अब यहां पे दिक्कत होगी तो डिस्कस करना यार इसको, 5² माइनस वो 0 का स्क्वायर है। ओके, प्लस 5 है ही यहां पर लिमिट लगेगी, फिर अपर लिमिट है, x की जगह 5 आ जाएगा, लोअर लिमिट क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगा। ठीक है, 5 - 0 आ गया। अब यहां से क्या आ जाएगा? 3/5, ये क्या आ जाएगा? 125, 25 125 प्लस 3/2, ये क्या आ जाएगा? 25 प्लस ये क्या आ जाएगा? 25, बड़े 25 आ गए भाई। ओके, अब इसके नीचे 2/3 था यार, मैं तो काट के इसको फिर से 25 करने वाला था। ये 2/3 था ना, क्या लिख दिया हमने? इट वॉज 2/3 एंड इट इज 3/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते रहना यार, वो तुम्हारा काम है, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, जॉल्स में आंसर आएगा, इसको सॉल्व करते रहना। तो यार ये बात है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे आपको।
ये करने पड़ेंगे। तो ये स्टार टॉपिक है अभी तक का, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स वाला। तो वर्क डन का एफ डॉट एस फार्मूला तो है ही, साथ में क्या क्या, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब एक बात है बेटा, एक और सुननी है अपने, वो भी स्टार टॉपिक है अभी आज का, कि ग्राफिकल मेथड से कैसे वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। यहां पे एफ वर्सेस एक्स ग्राफ बनाएंगे हम, एफ वर्सेस एक्स ग्राफ बनाएंगे, और एफ एक्स ग्राफ से कैसे वर्क डन कैलकुलेट किया जा सकता है वो भी देखना, जरा ध्यान देना। अब यार आपने ग्राफिकल मेथड पहले भी पढ़ी होंगी, कईयों की पढ़ते हैं, और वहां के एरिया से कुछ चीजें निकालनी पहले भी हमने आपको सिखाई है। खैर थोड़ा सा रिपीट करेंगे, टेंशन मत लो। लेकिन यार एक इंटीग्रेशन और एक डॉट प्रोडक्ट जिन बच्चों को नहीं आता, वो थोड़ा सा ये दो कंसेप्ट जरूर कवर अप कर लेना, ठीक है। इंटीग्रेशन एंड डॉट प्रोडक्ट जो है, इस कंसेप्ट को जरूर कवर अप कर लेना जी। ओके, ध्यान दो। हमने कभी पढ़ाया होगा कि एक तरफ अगर टाइम हो जाए, दूसरी तरफ अगर स्पीड हो जाए, तो इसका कुछ ना कुछ ग्राफ बनेगा, और इस ग्राफ के अंडर जो एरिया है, कराया था बेटा, याद करो शुरू में काइनेमेटिक्स में सब ग्राफ वाला कंसेप्ट बताया था। तो वीटी ग्राफ के अंडर जो एरिया है वो तुम्हें क्या प्रोवाइड करेगा, v इंटू टी, बेसिकली v इंटू टी, और v इंटू टी डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर ये वेलोसिटी है तो ये डिस्प्लेसमेंट है, अगर वो स्पीड है तो ये डिस्टेंस है। बताया था जी, याद करो। कभी भी ग्राफ बने ना दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, तो उस ग्राफ के अंदर जो एरिया है ना, एरिया वो क्या प्रोवाइड करेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी बन रहा है तो वो एरिया वो फिजिकल क्वांटिटी ही प्रोवाइड करता है बेसिकली। यानी आपने पढ़ा होगा स्पीड टाइम ग्राफ में, स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है आपको, डिस्टेंस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ओके, ऐसे ही यार अगर मैं एक तरफ फोर्स प्लॉट कर देता हूं, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट प्लॉट कर देता हूं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, मान लो वेरिएबल है, तो इसके अंडर भी तो कुछ ना कुछ एरिया आ सकता है। एरिया की शेप जरूरी नहीं है अब ट्रायंगल ही बनेगा, कुछ भी हो सकता है। इसके अंडर भी कुछ ना कुछ एरिया तो आएगा ही आएगा। अब इसके अंदर जो भी एरिया आया वो बेसिकली मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, एफ इंटू एक्स। जैसे इसके अंदर जो एरिया बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहा है, v इंटू टी। अब एरिया निकालने का मेथड तो वही, अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का फार्मूला लगाना पड़ेगा, वो दूसरी बात है। लेकिन बेसिकली ये इन दोनों का प्रोडक्ट ही प्रोवाइड करेगा ना, ऐसे ये इन दोनों का प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा। f इंटू एक्स, इसके अंदर जो एरिया है ना वो मेरे को f इंटू एक्स देगा। अगर f इंटू एक्स कोई फिजिकल क्वांटिटी बन रही है तो ये एरिया उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू दे देगा। जैसे f इंटू एक्स क्या बन रही है, डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स क्या बन रहा है, वर्क बन रहा है, वर्क। तो ये हमें क्या प्रोवाइड कर देगा, वर्क प्रोवाइड कर देगा। मैं एक ही लाइन में सीधा भी कह सकता था कि एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ प्रोवाइड्स अस द वर्क डन। लेकिन चलो हमने बात को घुमाकर पुरानी बात के साथ लिंक करके किया। अब जो मैंने एक बार में लिखवाना था वो लिख लो कि एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स अस द वर्क डन बाय द फोर्स। एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स अस द वर्क डन बाय द फोर्स। एफ एक्स ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, वर्क डन बाय द फोर्स। कभी भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन
आ जाएगा यार आपको। मान लो उसने क्वेश्चन दे दिया कि एक फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बना रखा है, जैसा मर्जी बनाए यार, अब ग्राफ बना रखा है, कह रहा है कि जी एक ऑब्जेक्ट था, उस पे फोर्स लगाया मैंने, फोर्स धीरे 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 मैंने बढ़ाया, ओके, मैंने धीरे 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 फोर्स बढ़ाया, फिर मेरी हद हो गई, मैं इससे ज्यादा फोर्स नहीं बढ़ा सकता था, फोर्स बढ़ गया ना देखो। फिर मैंने कुछ देर तक उस ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट फोर्स से घसीटा, पहले तो मेरे में दम था, मैं फोर्स बढ़ाता रहा, फिर मेरी हद हो गई, इससे ज्यादा मैं नहीं बढ़ा सकता था, फिर मैं कांस्टेंट फोर्स से खींचता हुआ ले गया उस ऑब्जेक्ट को। उसके बाद कह रहा है मैं थक गया, ज्यादा थक गया, और मैंने धीरे धीरे अपना फोर्स कम करना शुरू कर दिया, दम लगाना कम कर दिया, और थोड़ी देर बाद भाई मैं थक गया और मैं फोर्स बिल्कुल बंद ही कर दिया, बैठ गया फिर मैं। लेकिन अब इतना करने के दौरान भी, अब मैं इतनी मेहनत की, पहले फोर्स बढ़ाता रहा, फिर कांस्टेंट फोर्स से मूव करने की कोशिश की, फिर जब थक गया, थकते 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 भी तो आगे घसीट के ऑब्जेक्ट को ले गया ना बंदा। इस दौरान उसने काफी डिस्टेंस कवर करा दिया, खैर काफी डिस्टेंस कवर करा दिया। अब भाई जब उसने डिस्टेंस कवर करा दिया तो कुछ ना कुछ तो उसने वर्क किया ही होगा। अब वो वर्क डन कैसे इसके एरिया से कैलकुलेट किया जा सकता है, इसके लिए उसको थोड़ा सा और स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि जी मैं किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने लगा और मैं 100 मीटर तक अपना फोर्स बढ़ाता रहा, वैल्यू देगा तभी निकलेगा ना, 100 मीटर तक अपना फोर्स बढ़ाता रहा, मेरा फोर्स बढ़कर 1000 न्यूटन हो चुका था, लेकिन उसके बाद मैं थक गया। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं उस 1000 न्यूटन के फोर्स से ही आगे तो नहीं बढ़ा सकता था, लेकिन मैं ऑब्जेक्ट को 1000 न्यूटन के फोर्स से घसीटता रहा। मैं उसको 300 मीटर 200 मीटर और घसीट कर ले गया, लेकिन 300 मीटर तक घसीटने के बाद मैं काफी ज्यादा थक चुका था, मेरा दम निकलने लग गया और फोर्स मैं ज्यादा नहीं लगा पा रहा था, फोर्स मेरा कम होने लग गया। लेकिन फिर भी मैं फोर्स कम करते करते भी 100 मीटर इसको और आगे ले गया, यानी कुल मिलाकर 400 मीटर तो मैंने इसको धक्का मार ही दिया। चलो बढ़िया, अब सब कुछ तो अवेलेबल है, इसका क्या निकाल लो, एरिया निकाल लो, एरिया से क्या आ जाएगा आपका, वर्क डन आ जाएगा। तो अगर मुझे उस बंदे द्वारा किया हुआ, बड़ी मेहनत करी, बड़े जोर लगा के बता रहा है अपनी कहानी, वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो इसका क्या कैलकुलेट कर लूंगा, एरिया कैलकुलेट कर लूंगा, तो उसका वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा मेरे भाई। ओके, ट्रेपीजियम बन रहा है, आप कैलकुलेट भी कर ही सकते हो, कर लो यार, बस मैं वैल्यू लिख देता हूं, करके नहीं दिखाता। वर्क डन आ जाएगा एरिया अंडर ग्राफ, मैंने एक लाइन लिखवा दी है तुम लोगों को कि वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू एरिया अंडर द एफ वर्सेस एक्स कर्व, एरिया अंडर एफ वर्सेस एक्स कर्व। इसका एरिया निकाल लो, अपने आप कर ही लोगे यार। द वर्क डन इक्वल टू ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन कौन सी है, यहां से लेके यहां तक 100 से लेके 300 200, ओके, ये 0 से लेके 100 तक 400 प्लस दूसरी 200 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 1000। ओके जी, सॉल्व कर लेना, बाकी टेंशन तुम्हारी है, ठीक है जी। इसको सॉल्व वॉल्व अपना कर लेना। तो यार ये था वर्क डन का बेसिक लेक्चर। आज का आपका जो फर्स्ट लेक्चर है, ये थोड़ा बेसिक था, बेसिक पे रखा, लेकिन फिर भी कुछ न्यूमेरिकल करने लायक आपको बना दिया है। ओके, साथ में थोड़े से न्यूमेरिकल अटैच करवा रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। नोट्स आपके पास ही हैं, नोट्स में से अपनी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। कुछ एक न्यूमेरिकल्स कल शायद डिस्कस करेंगे हम, बाकी आज के लिए इतना ही है, फर्स्ट ही लेक्चर है, बेसिक पे रखते हैं आपको बात को। अब
अगले लेक्चर्स में थोड़ा तेज कर देंगे। हाँ जी बेटा, यार थोड़ी थ्योरी तो होगी आपकी। अब जितना भी आपका टॉपिक कवर अप हुआ है उस पर कुछ 2 4 5 क्या करा देते हैं आपको, न्यूमेरिकल्स भी करा देते हैं। तो वर्क, पावर एंड एनर्जी अपना टॉपिक स्टार्ट हुआ है। कुछ बेसिक कंसेप्ट आपने किए, वर्क की डेफिनेशन वगैरह, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल करते हैं, बाकी फिर आप अपनी असाइनमेंट में से ट्राई करते रहना। तो लेट्स स्टार्ट। देखो जी, पहले ही क्वेश्चन देखो, इजी है, कुछ नहीं है, बस फार्मूले रिवाइज कराने, ठीक है। कहते हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ लेबरर हु कैरीज n bricks each of mass m to the roof of a house of height h by climbing up a ladder। एक लेबरर है, वो नीचे से ऊपर की ओर ब्रिक्स लेकर गया। ब्रिक्स कितनी भाई, n ब्रिक्स लेकर गया, हर एक का मास m था, तो टोटल मास कितना हुआ n इंटू m। बाकी आपको पता ही है यार, नीचे से ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी के अगेंस्ट इसको वर्क करना है। नीचे की ओर क्या लग रहा है, m इंटू जी लग रहा है। अगर उसने हाइट h कवर किया है तो यहां तक ले जाने तक का वर्क डन कितना होना चाहिए, सिंपल m इंटू जी इंटू एच। अब एक ब्रिक को लेकर जाएगा तो m इंटू जी इंटू एच आएगा, n को ले गया तो वर्क डन आना चाहिए n इंटू m इंटू जी इंटू एच। अब इस हिसाब से आंसर आना चाहिए आपका n इंटू m इंटू जी इंटू एच। कुछ भी नहीं, मजाक है, वैसे ही बस फार्मूलों की क्या कर रहे हैं, आपकी रिवीजन करा रहे हैं बेटा। ओके, इसको देख लेना। अच्छा, जब मैं क्वेश्चन कराता हूं ना ऐसे, आप क्या करो, पहले रोक लिया करो, वीडियो को रोक लो, आप अपना क्वेश्चन पढ़ो आराम से। क्वेश्चन पढ़ के उसका सोल्यूशन सोचो। सोल्यूशन सोचने के बाद जब आपसे नहीं हो रहा मान लो, उस वक्त फिर इसको देखो कि कैसे किया जा सकता है। दैट विल बी बेटर वे बेटा सीखने का। तो ये सिर्फ आपकी स्टार्टिंग के लिए कुछ न्यूमेरिकल साथ में मैं डाल दिया करूंगा। अगले सवाल पे आओ। अगला सवाल कह रहा है जी आपका, अ मैन मूव्स ऑन ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड विद ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इन हिज हैंड। सीधा जा रहा है भाई, एक 2 kg के ब्लॉक को अपने साथ लेकर। इफ ही कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, डिस्टेंस कवर करता है 40 मीटर विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द वर्क डन बाय द मैन ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग द मोशन। अब आपको पता है यार, वर्क का फार्मूला क्या हो सकता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे फोर्स नहीं दे रखा, लेकिन मास और एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, तो फोर्स की जगह मास इनटू ए लिखा जा सकता है। साथ में डिस्प्लेसमेंट हुई, मास 2 kg था, एक्सेलरेशन 0.5 थी, और डिस्टेंस कवर्ड कितना था भाई, 40 मीटर था। इस हिसाब से आप चेक कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा, ये पॉइंट से 0 खत्म हो गया, 5 4 जा 20, 22 जा 40, और यूनिट इसकी क्या होती है, जॉल्स होती है। इस हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा, 40 जॉल। कुछ भी नहीं भाई, सिर्फ वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फार्मूला आपको क्या करवाया, रिवाइज कराया। देखो जी, अगला क्वेश्चन देखो, शायद कुछ काम का मिले। करा बॉडी इज कंस्ट्रेंट टू मूव इन ए वाई डायरेक्शन सब्जेक्ट टू अ फोर्स ऑफ। क्या कहा जा रहा है जी, एक बॉडी है जिसपे फोर्स लगा, कितना, -2i प्लस 15j प्लस 6k न्यूटन। What is the work done by this force in moving the body through a distance of 10 मीटर। डिस्टेंस कितना किया भाई, बॉडी ने 10 मीटर कवर किया, लेकिन किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। डिस्टेंस कवर्ड वाई डायरेक्शन में है, तो यहां क्या लगेगा भाई, जे लगेगा। इसको एक्स की बजाय मैं आर से डिनोट करता तो बेटर रहता है। वेक्टर फॉर्म में दे रखा है 10j मीटर दे रखा है डिस्टेंस आपको, क्योंकि वाई डायरेक्शन में है। मांग क्या रहा है, वर्क डन। अब आपको पता लग गया होगा, या डिस्कस हमने किया बेटा, वर्क डन वैसे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में इट इज इक्वल टू एफ डॉट आर। ओके जी, अब एफ डॉट आर के हिसाब से एफ दे रखा है उसने -2i प्लस 15j प्लस 6k। ओके, डॉट प्रोडक्ट करना है 10j के साथ, करके देख लो, j से j वाले होने हैं बस,
तो 15 से 10 होगा बस, बाकी सब तो जीरो ही हो जाएंगे क्योंकि और है ही नहीं टर्म्स उसमें। तो वर्क डन का फार्मूला बेटा आ रहा है आपका, फार्मूले के हिसाब से रिजल्ट आ रहा है, मेरे ख्याल से यही दोनों मल्टीप्लाई करने हैं, तो 150 आ जाएगा यार, 150 जूल विल बी द आंसर। मिल रहा है आपका आंसर? ठीक है जी, तो 150 जूल इसका आ गया आंसर। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, दबादब कर रहे हैं अब तो हम। क्वेश्चन कहता है फाइंड द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ एफ। एफ दे रखा है जी, क्वेश्चन में एफ गिवन है, कितना? 2i प्लस 15j प्लस 6k दे रखा है। When its point of application moves from, जहां पे फोर्स लगाया वो मूव करके कहां से कहां चले जाता है? A यानी 1 2 -3 इसके कोऑर्डिनेट से, B यानी कि 2 0 -5 पे बेटा पहुंच जाता है। तो पहले तो डिस्प्लेसमेंट निकालोगे आप। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस फार्मूले के हिसाब से आ जाएगी बेटा, फाइनल पोजीशन 2 है, इधर इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, तो 2 - 1 आ जाएगा, और साथ में आई तो लगना ही लगना है, 1i आएगा क्योंकि बेटा एक्स कंपोनेंट को माइनस किया है मैंने, ये आई एक्स कंपोनेंट है, ये इसका एक्स कंपोनेंट है। फिर इधर आ गया 0 -2, 0 में से -2 किया तो -2, साथ में j आ गया, यह आ गया -5, -5 में से -3 माइनस करोगे तो देखो -5 -3, देखो क्या बनेगा? -5 प्लस 3 -2 बन जाएगा, इट विल बी -2। ओके जी, तो ये क्या बन गया? -5 -3 बना, -2, साथ में क्या आ गया? k आएगा। अब वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? F डॉट R, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। F कितना है जी यहां पर? लिखो 2i प्लस 15j प्लस 6k डॉट R। R कितना है जी? i माइनस 2j माइनस 2k। ओके जी, अब देखो i से i वाले मल्टीप्लाई करनी है, चेक करो, 2i i, 2 बचेगा, i तो 1 हो जाता होता है, ये 15 है भाई, 15 2 जा 30 माइनस 30 होगा, ये 6 है, ये 2 है, ये माइनस 12 भी हो जाएगा, ये कितना बनेगा जी? 30 माइनस 12 -42 -40 जूल आंसर आएगा। या 6 यूनिट दे रखा है इसने, चेक कर लो भाई, मेरे ख्याल से तो मैंने सही किया है, आंसर में गड़बड़ हो सकती है, बाकी चेक किया जा सकता है, चेक अब अपने आप कर लेना भाई, कहीं छोटी मोटी गलती ना होगी हो। वैसे तो सही है, ए से बी गया, 2 में से 1 गया, 0 -2 -2 -5 -3 -2, वो 2i प्लस 15j प्लस 6k है, बिल्कुल सही है, 2i प्लस 15j प्लस 6k डॉट प्रोडक्ट i माइनस j माइनस 2k किया तो 2 1 जा 2 15 2 जा 30, यार सही है अपना तो आंसर, इसी का आंसर गलत लग रहा है हमें, तो बाकी आप एक बार फिर से देख लेना यार, अदरवाइज ये आंसर सही है अपना। ओके, कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल ही था, बस ऐसे डॉट प्रोडक्ट किया जा सकता है यार वर्क का, देख लेना जरूर। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कहता है जी आपका, अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। दो फोर्स लग रहे हैं भाई एक पार्टिकल पर, एक F1 लग रहा है, एक F2 लग रहा है। ओके, F1 कितना लग रहा है? 2i माइनस 3j प्लस 4k, 2i माइनस 3j प्लस 4k। ओके, F2 वेक्टर फॉर्म में कितना लग रहा है मेरे भाई? -i प्लस 2j माइनस 3k, -i प्लस 2j माइनस 3k। ओके यार, एक ही जगह पे दो फोर्स लग रहे हैं तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, नेट फोर्स कितना आएगा? ये ऐड हुए, ये 2 बचेगा, ये दोनों ऐड हुए, 3j माइनस था, -3 प्लस 2, ये माइनस j बचेगा यार, चेक कर लेना गलती ना हो जाए। 4 में से 3, यार ये 2 माइनस 1, ये भी 1 बचना था, इसको सही करो भाई, दोबारा लिखो, दोनों को ऐड कर रहे हो, ऐड करोगे तो 2
इसमें से माइनस बन जाएगा ना, तो ये आई बचेगा, आई, ये -3 है +2 है तो -j बचेगा, ये 4 - 3 प्लस k बचेगा, ले तो 1 1 1 आ गए इसके कोऑर्डिनेट, ठीक है, आनी थे, सही है, ओके जी। अब इसकी डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हुई, ए से बी, ए है तुम्हारा 2 1 0 और बी है तुम्हारा -3 -4 2, ए से बी गया, इसमें से इसको माइनस किया, -3 -2, तो आर बनेगा -3 में से -2 गया तो -5i, ओके जी। -3 -2 -5 हो गया, -4 -1 -5j, ओके, और ये 2 -0 -4 -1 -5 बचा था, -3 -2 -5 सही आ रहा है, गलती ना कर दूं मैं, देख लेना, 2 में से 0 गए तो 2 ही आएगा, ये k हो गया बेटा, f भी मिल गया, r भी मिल गया, देयरफॉर ऊपर लिख लेते हैं वर्क डन इक्वल टू f.r। अब f.r के हिसाब से वर्क डन इक्वल टू कितना आ जाएगा, f i माइनस j प्लस k, ओके, डॉट r कितना है -5i -5j प्लस 2k, ओके, ये बना w इक्वल टू -5 +1, तो प्रोडक्ट कर रहे हैं भैया, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -5 बचेगा, -5 -1, ये +5 बचेगा, +2 +1, तो ये +2 बचेगा, 5 5 कटेगा, यहां से W इक्वल टू 2 आएगा, 2 जूल आएगा, आंसर चेक करो, 2 यूनिट बिल्कुल सही है। तो भैया जो तरीके से हम ये कर रहे हैं, पिछला क्वेश्चन भी इसी तरीके से किया था, मगर उसका उत्तर गलत आया था, तो इसका मतलब उसमें ही कहीं गलती थी, ओके जी। देख लेना भाई क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगला सवाल देखो, 7-8 सवाल करा देंगे आपको। कह रहा है अ वुमन पुशेस ए ट्रंक ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म विच हैज ए रफ सरफेस। एक औरत है जो कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे एक ट्रंक को खींचती हुई लेकर जा रही है। शी सप्लाइज ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। 100 न्यूटन का फोर्स 10 मीटर की दूरी तक वो लगाती है, ओके। आगे क्या बोल रहा है कि अरे पेन का कलर ले रे रेड वाला, ओके जी। 100 न्यूटन का फोर्स लगाती है 10 मीटर तक, उसके बाद वो थक जाती है एंड हर अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेस, फिर वो 50 न्यूटन तक कांस्टेंट लगाती है और उसके बाद अगले 20 मीटर में द टोटल डिस्टेंस बाय विच द ट्रंक हैज बीन मूव्ड इज 20 मीटर। प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज 15 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस। भैया ग्राफ बनाना पड़ेगा। देखो जी ग्राफ बनाते हैं किस किस के बीच में, फोर्स वर्सेस डिस्टेंस, है ना। प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज 50 न्यूटन। फोर्स वर्सेस डिस्टेंस ही बनाना पड़ेगा भाई, बना देते हैं बड़ी मेहनत से। वो वुमेन जो है ब्लॉक को मूव कर, वुमेन पुशेस अ ट्रंक ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म विच हैज ए रफ सरफेस। शी सप्लाइज ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। 10 मीटर तक की दूरी के लिए, ये 10 मीटर तक की दूरी है, उसने फोर्स कितना लगाया, 100 न्यूटन लगाया। चलो ये 100 न्यूटन लगाया 10 मीटर की दूरी तक, ये 100 न्यूटन हो गया, ठीक है जी। Thereafter she gets progressively tired and her applied force reduces linearly with distance to 50 न्यूटन। बेटा लीनियरली का मतलब ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा और आगे चलते चलते उसका जो फोर्स है वो 100 से लीनियरली 50 हो गया। लीनियरली मतलब यूनिफॉर्मली हुआ है, तो कर्व बिल्कुल सीधा बनेगा, 50 हो गया भाई, ठीक है यहां तक। अब उसके बाद उसने बोला द टोटल डिस्टेंस बाय विच द ट्रंक हैज बीन मूव्ड इज 20 मीटर। जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है, ये कितना 20 मीटर कवर किया है। और ऊपर से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो नेगेटिव रहेगा ना,
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 50 न्यूटन है, तो ये 50 न्यूटन। हाँ जी बेटा, तो क्या बात कर रहे थे हम? अरे ये लाल कैसे हो गया, इसको पहले पीला कर दो। हो गया पीला। तो भाई उसने बोला था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी प्लॉट कर दो। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 50 न्यूटन था, नीचे वाली साइड पे बनेगा, और टोटल डिस्टेंस 20 है, तो यहां तक 20 आ गया बेटा। ठीक है जी। अब इसने बोला फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द टू फोर्सेस। टू फोर्सेस मतलब बेटा ये जो अप्लाइड फोर्स वुमेन द्वारा है उसका, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो नेगेटिव है देखो, और आपको पता है कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एरिया अंडर एफ एक्स कर्व। तो ये एफ एक्स ही तो है, ये एफ है बेटा, ये एक्स है, तो एफ एक्स कर्व है। अब यार नीचे वाले पार्ट का अगर वर्क डन निकालना है तो मैं ठीक है सीधे निकाल दे रहा हूं यार, ये 20 है, ये 50 है, यानी ये लेंथ हो गई 50, ब्रेड्थ हो गई 50, दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये -1000 न्यूटन आ जाएगा, -1000 न्यूटन। ठीक है जी। तो यह आ गया -1000 न्यूटन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर वाले पार्ट में बेटा एक पर्टिकुलर शेप बन नहीं रही, पहले इस ट्रायंगल का निकालना पड़ेगा, फिर ये जो ट्रेपीजियम है इसका निकालना पड़ेगा। इसका अगर मैं निकालता हूं तो इसकी ये लेंथ मान लो, चलो लेंथ 10 है, और इसको ब्रेड्थ मान लो, ब्रेड्थ 100 है, 10 × 100 1000 आ जाएगा यार। ठीक है, ये यार वर्क आया यूनिट न्यूटन नहीं, यूनिट जौल होती है, जौल। ये गलती कर दी हमने, यहां पे क्या होना चाहिए था, यहां पर जौल होना चाहिए था, तो ये 1000 जौल था मेरे भाई, ये 1000 हो गया। इस पार्ट का यार कैलकुलेट करते हो, ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड है ये वाली 100, ये वाली 50, ये बन गई 150 इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल 10 से लेके 20, 10 आ गया, ये बट गया 5 आ गया, ये 15 5 75 आ गया, 750 बन जाएगा। ओके, यहां तक 1000 है, यहां तक 750 है, ओवरऑल मेरे ख्याल से ये 1750 यूनिट जौल रहेगी। तो यार ऊपर वाले यानी कि वुमेन वाले वर्क का फोर्स का जो वर्क आया वो आ गया 1750, ये 1750। ठीक है भैया, आंसर आपके ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यार ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है, मजाक मजाक में अपना क्वेश्चन हो गया, तो ऐसे भी किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन और कर लो यार, ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े करा के हर लेक्चर के साथ थोड़े थोड़े लगा दिया करेंगे यार। अच्छा, एक मैंने तुम्हें सिखा दिया था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, तो ये क्वेश्चन आ गया यार वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का। ठीक है, क्या फार्मूला बताया था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का, कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स करना होगा, एफ गिवन होगा, x1 से x2 तक लिमिट लगा देंगे। तो अब वैसे ही क्वेश्चन आ गया, कह रहा है पार्टिकल मूव्स अलोंग x एक्सिस फ्रॉम 0 to 5, 0 से लेकर 5 तक गया, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स गिवन बाय F is equal to 7 minus 2x plus 3x square। कह रहा फाइंड द वर्क डन इन द प्रोसेस। ठीक है जी, प्रोसेस का क्या फाइंड करना है आपको, वर्क डन फाइंड करना है। अब वर्क डन इक्वल टू क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स है, अब ये तो ऐसे ही होगा, एफ कितना दिया 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर। लिमिट क्या है बेटा 0 से लेकर 5, साथ में dx, बाकी इंटीग्रेशन करनी आपको आती है यार, कर दो इंटीग्रेशन, वर्क डन आ जाएगा 7 की विद रिस्पेक्ट टू x, ये बेटा 7x बनेगी, -2 x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 बनेगी, प्लस 3 x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 बनेगी, लिमिट 0 से लेकर 5 तक बनेगी। 2 ने 2 को काटा, 3 ने 3 को काटा, देयरफॉर ये W बना, W इज इक्वल टू, ये बन गया 7x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, लिमिट 0 से लेके 5, लिमिट लगानी आपको आती है, 7 तो है ही बेटा, अपर लिमिट 5 माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, अपर लिमिट 5 स्क्वायर हो गया, लोअर लिमिट 0 लगाए 0 स्क्वायर हो गया, प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, अपर लिमिट 5 का क्यूब, लोअर लिमिट 0, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आया, ये बनेगा 7 5 35 माइनस
ये बनेगा 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस ये बनेगा 5 का क्यूब यानी 125। ओके, देखें जरा आंसर बनता है कि नहीं। ये -25 है यार, प्लस 125 है। 100 इसका बचना है, 35 यहां से बचना है, 135 जूल। ओके, आंसर आ गया आपका 135 जूल। ठीक है जी, तो ये भी सही है। एक क्वेश्चन शायद और है, वो भी देख लो। ये आखिरी सवाल है यार, देख लो, कोई बात नहीं, सिंपल ही होते हैं। कह रहा F इज इक्वल टू, बढ़िया वाले क्वेश्चन की भी असाइनमेंट बना के भेजेंगे। अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है बेटा, ये तो स्टार्टिंग करवा रहे थे, इसलिए ये तो साथ में लगानी है यार। 8-10 क्वेश्चन की असाइनमेंट जो है ना वो लगा दिया करेंगे साथ में। ओके जी, तो देखो जरा, कह रहा है फोर्स F इज इक्वल टू A प्लस बी एक्स। एक्स होने पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, वेयर A एंड B आर कांस्टेंट। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग ए डिस्प्लेसमेंट 0 से लेकर D। एक्स इक्वल टू भाई 0 से लेकर D तक के बीच में क्या चाहिए आपको, वर्क डन चाहिए। कुछ भी नहीं है यार, लगाओ वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F dx लगा दो। F की वैल्यू दे रखी है, इंटीग्रेशन ऑफ F की जगह क्या आ जाएगा, A प्लस बी एक्स, साथ में dx 0 से लेकर D तक। ओके, मतलब W इज इक्वल टू 0 से लेकर D तक A की इंटीग्रेशन बेटा विद रिस्पेक्ट टू x, A तो ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाना था यहां से। जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे भाई तो सिंबल थोड़ी रखना है, ये सिंबल हट जाएगा, मिटा दो इसको। तो सिंबल हटा दिया हमने, तो W इक्वल टू आ गया बेटा A की इंटीग्रेशन होगी, A तो आना ही था, साथ में x आ गई, प्लस B, साथ में x है ना, x स्क्वायर की x स्क्वायर बाय 2 हो गई। लिमिट 0 से लेकर D बोल रहा है तो लगा दो, क्या दिक्कत है। W इक्वल टू यार A ऐसी रहेगा, अपर लिमिट D लोअर लिमिट 0 प्लस B बाय 2, देखो ये B छोड़ा 2 छोड़ा, ये क्या हो गया, अपर लिमिट D स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0। ओके जी, तो मुझे लग रहा है आंसर तो बन नहीं रहा यार। ये बन गया AD प्लस ये क्या बन गया, BD स्क्वायर बाय 2। चेक करो आंसर बन रहा है कि नहीं। आंसर W इक्वल टू क्या कॉमन, D कॉमन निकाल रखा है ना, A प्लस BD बाय 2। ओके, बन तो गया, ठीक है। धीरे धीरे करा रहा था मैं, पता नहीं आंसर बनना था कि नहीं। तो ये इसका आंसर आ गया भाई। अब यार कुछ क्वेश्चंस ट्राई करना, असाइनमेंट आपके साथ लगी हुई है यार, टॉपिक वाइज दे रखा है सब कुछ, काम पहले से ही, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। तो असाइनमेंट सॉल्व करो, प्रॉब्लम के लिए फिर मिलते हैं लाइव क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।